आज की खबर सराहनीय है और आईएसएच इसकी सराहना करता है। अमन सक्सेना एसोसिएशन ऑफ द डेफ वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनकी प्रशंसा क्यों की जा रही है? लाइसेंस के लिए लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिली। सीसीपीडी और सड़क मंत्रालय ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। ये कैसे हुआ और सुनवाई कैसी रही, मैं इसे विस्तार से आपको बताऊंगा। अमन सक्सेना ने 8 मार्च 2023 को चीफ कमिश्नर ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कई आपत्तियां उठाई और सुझाव दिए कि श्रवण विकलांग लोगों के वाहनों का पंजीकरण कैसे किया जाना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट्स में परिवर्तन के बाद और राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अनुसार सभी राज्यों में अमन ने सुझाव दिया कि डेफ लोगों की दृष्टि अच्छी और उत्कृष्ट होती है। उन्हें हियरिंग एड्स का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें अपने वाहनों के आगे और पीछे तथा हेलमेट पर एक सामान्य डेफ साइन लोगों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ताकि अन्य लोग उन्हें पहचान सके। उन्होंने कहा कि एनएचएआई, आरटीओ और वाहन डीलरों को डेफ को वाहन बेचने से इनकार नहीं करना चाहिए। डेफ को एडेप्टेड गाड़ियों का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उनके वाहनों को सामान्य वाहन माना जाना चाहिए। उन्होंने नेवी ब्लू नंबर प्लेट का उपयोग करने का सुझाव दिया। ताकि ये पहचानना आसान हो सके कि ये वाहन डेफ के हैं। सरकारी वाहन एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड्स इमरजेंसी लैंप्स का इस्तेमाल करते हैं। बधिर चालकों को संकेत देने के लिए उनमें एक स्पष्ट चमकती हुई अलर्ट भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वाहन खरीदते या पंजीकृत करते समय डेफ लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये सुझाव दिए। इस मुद्दे के बारे में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की धारा 75 के तहत 1 जून 2023 को एक नोटिस भेजा गया था। 4 जुलाई 2023 को रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन ने अगस्त 2023 से जनवरी 2024 तक कई फॉलोअप किए। 13 फरवरी 2025 को हाइब्रिड मोड में सुनवाई आयोजित की गई और इसमें निम्नलिखित लोगों ने भाग लिया। कार्यवाही शुरू की गई। अमन सक्सेना 100% हियरिंग इम्पेयर्ड है। उन्होंने कहा कि उन्हें और कई अन्य बधिरों को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भले ही डेफ लोगों के पास कार या मोटरसाइकिल चलाने का कौशल है और वे सभी नियमों का पालन करते हैं, उन्हें अभी भी लाइसेंस प्राप्त करने से पहले हियरिंग टेस्ट कराने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि रियर व्यू और साइड मिरर का उपयोग करने से डेफ ड्राइवर्स को सचेत रहने में मदद मिलती है, इसलिए दुर्घटनाओं का कोई डर नहीं होता। उन्होंने कहा कि एम्स ने पहले ही बधिरों को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। यहां तक कि 100% श्रवण बाधित व्यक्ति भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। हालांकि पूरे भारत में इस नियम का ठीक से पालन नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि पूर्णता बधिर होने तथा वैध विकलांगता प्रमाण पत्र होने के बावजूद भी उन्हें विशेष परीक्षण से गुजरना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने दोनों दस्तावेज दे दिए। 100% से कम श्रवण बाधित लोगों को
बिना किसी हियरिंग टेस्टिंग के ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए जाते हैं। ये पूरी तरह अनुचित है। भले ही उनके पास वैध विकलांगता प्रमाण पत्र हो, फिर भी उन्हें स्पेशल टेस्ट देने के लिए मजबूर किया जाता है। विशेष परीक्षण के बिना उन्हें लाइसेंस नहीं मिलता। अजीब बात है। उन्होंने कहा कि बधिर और श्रवण बाधित लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। बधिर लोग कुशल चालक होते हुए भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया, वाहन के आगे और पीछे तथा सवार के हेलमेट पर स्पष्ट डेफ साइन होना चाहिए। इससे दूसरों को ये पहचानने में मदद मिलेगी कि ड्राइवर डेफ है। आसान, लोगों को हेलमेट के आगे और पीछे दोनों तरफ लगाया जा सकता है। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि ड्राइवर डेफ है या नहीं। इससे समानता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि NHAI को पूरे भारत में RTO को इस नियम का पालन करने के लिए कहना चाहिए। सभी ऑटोमोबाइल डीलरों को भी इसका पालन करने के लिए कहा जाना चाहिए। RTO और डीलरों को वाहन चालकों को नंबर प्लेट के साथ साथ अपने वाहनों पर डेफ साइन लोगो लगाने में मदद करनी चाहिए। हमें इसे ठीक करवाने के बजाय RTO को डेफ लोगों को ठीक करवाने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। अमन सक्सेना वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में रेस्पोंडेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि उन्होंने 2016 और 2023 में पहले ही एडवाइजरीज जारी कर दिए थे। ये कानून राज्य सरकारों को डेफ को लाइसेंस देने की अनुमति देता है। उन्होंने ये भी बताया, मोटर्स व्हीकल्स एक्ट 1988 की धारा 28 और 65 राज्य सरकारों को लाइसेंस जारी करने के नियम बनाने का अधिकार देता है। केंद्र के पास यह अधिकार नहीं है। यहां तक कि GSR नियम भी बताते हैं कि विकलांगता प्रमाण पत्र कैसे पंजीकृत किए जाने चाहिए और बधिरों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के बारे में निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार की शक्ति का भी समर्थन करते हैं। दोनों पक्षों, अमन सक्सेना और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का विश्लेषण करने के बाद CCPD की अदालत ने कहा, सक्सेना ने न केवल अपनी समस्याएं साझा की बल्कि उपयोगी सुझाव भी दिए, जैसे अपने वाहन पर एक सामान्य डेफ साइन लोगों का उपयोग करें ताकि दूसरे उन्हें पहचान सके। हालांकि इसका पालन नहीं किया जाता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि मंत्रालय को इस मामले को शीघ्रता से और बिना किसी अनावश्यक देरी से निपटाना चाहिए। CCPD ने नोट किया कि 4 जनवरी 2021 को DPWD नोटिफिकेशन के I नंबर 56 पेज 2491 पर सूचित किया जाता है कि ड्राइवर की नौकरी को बधिर और कम सुनने वाले दोनों प्रकार के लोगों के लिए उपयुक्त माना गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इस मुद्दे पर पहले ही स्पष्ट निर्देश दे दिए थे। 28 अक्टूबर 2016 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में ये निर्देश अशोक त्रिभुवन वर्सेस RTO एंड अदर्स में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जारी किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये OM जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि गाड़ी चलाना अधिकतर दृष्टि पर निर्भर करता है, सुनने पर नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे कई विकसित देश बधिरों को लाइसेंस की अनुमति देते हैं। यदि कोई व्यक्ति हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट का उपयोग करता है तो उसे भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है। कुछ देशों में तो हियरिंग एड्स और कॉक्लियर इम्प्लांट के बिना भी लोगों को लाइसेंस जारी किया जाता है। इन्हें मंत्रालय द्वारा मेमोरेंडम में पहले ही लिस्ट किया जा चुका है। सुनने की क्षमता में कमी से किसी व्यक्ति की गाड़ी चलाने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता है।
सुनने की क्षमता में कमी से शरीर की कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होती है तथा नियमों का पालन करके सुरक्षित रूप से वाहन चलाया जा सकता है। सुरक्षा उपाय के रूप में उन्हें कार या बाइक पर यह चिन्ह लगाना चाहिए कि चालक डेफ है। ऐसे सभी आवेदकों को अप्रूवल से पहले आरटीओ के ड्राइविंग पैच के बजाय वास्तविक सड़कों पर सख्त ड्राइविंग टेस्ट देना चाहिए। अदालत ने भी यही जानकारी दी। सीसीपीडी ने सिफारिश की कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को सभी राज्य सरकारों को अपने पूर्व निर्देश पुनः भेजने चाहिए। 2016-2023 के निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुनः जारी किए जाने चाहिए। न्यायालय ने भी सुझाव दिया कि उन्हें बधिरों से संबंधित मुद्दों पर परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने चाहिए, जैसे बधिर लोगों श्रवण यंत्रों का उपयोग करने के लिए बाध्य न करें। इससे बधिर आवेदकों के लिए प्रक्रिया सरल हो जाएगी। बधिरों ने सभी लंबित ड्राइविंग लाइसेंस आवेदनों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। पहले से दिए गए निर्देशों के आधार पर और बिना किसी देरी के सीसीपीडी ने कहा कि मंत्रालय को 3 महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की धारा 76 के तहत आवश्यक है। इसके साथ ही मामला बंद हो गया। अमन सक्सेना ने 22 अक्टूबर 2025 को मंत्रालय को एक पत्र भेजा। मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2025 को अमन सक्सेना को पत्र लिखकर जवाब दिया कि ये परामर्श पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी प्रधान सचिवों और परिवहन आयुक्तों को जारी किया जा चुका है। आठ सितंबर 2025 को एक प्रति संलग्न की जाएगी। यह परामर्श 100% श्रवण बाधित व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के बारे में था। सीसीपीडी के संख्या 14029, 1141, 2023 में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए यह भी कहा गया है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के अनुसार और सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है। पत्र में अमन को यह भी बताया गया है कि यूनियन के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। 8 सितंबर 2025 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और सभी परिवहन आयुक्तों को एक पत्र भेजा गया जिसमें कहा गया था, प्रिय महोदय महोदया, ये सीसीपीडी मामले में 4 अगस्त 2025 को हुई कार्यवाही के संबंध में है। इस मामले में अदालत ने मंत्रालय को सभी राज्य सरकारों को अपडेटेड दिशा निर्देश और निर्देश भेजने का आदेश दिया। ताकि डेफ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। न्यायालय के आदेश का महत्वपूर्ण भाग कहता है, मंत्रालय को सभी राज्य सरकारों को 28 अक्टूबर 2016 का ओएम दोहराना चाहिए। और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर बधिरों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सभी लंबित आवेदनों को बिना किसी देरी के निपटाने का काम करेंगे। इस संबंध में मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2016 को पहले ही एक पत्र भेज दिया है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से बधिरों से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदनों पर विचार करने का अनुरोध, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की धारा 8(4) के तहत। इसके अलावा मंत्रालय ने 6 नवंबर 2023 को एक और सलाह जारी की। बधिर आवेदकों के आवेदनों पर कार्रवाई करते समय दिशा निर्देशों को सख्त तरीके से लागू करने की मांग की गई।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे इन निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें और अनुमोदन दें। मुझे आशा है कि आप सभी को ये बात स्पष्ट होगी। ये अमन सक्सेना बनाम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मामले में सीसीपीडी की सुनवाई के संदर्भ में था। अब अमन को सफलता मिल गई है और वो उत्तर प्रदेश के अखबारों में छाया हुआ है। ये पुलिस और आरटीओ कर्मचारियों के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं, विभिन्न विषयों की व्याख्या करना और समझ को बढ़ावा देना। अमन ने भारत के सभी बधिर संघों से आरटीओ से संपर्क करने का आग्रह किया है तथा यदि अन्य बधिर लाइसेंस आवेदकों को लाइसेंस देने से मना कर दिया जाता है तो उनकी सहायता करना तथा उनकी ओर से वकालत करना। यदि यह मुश्किल हो जाए तो अमन से संपर्क करें, वो निश्चित रूप से सभी संबंधित मामलों में मदद करेगा। आईएसएच बधिर समुदाय के लिए वकालत करने और लाइसेंस अप्रूवल प्राप्त करने में अमन के प्रयासों की सराहना करता है। इस पत्र पर गौर कीजिए। ये अमन द्वारा साइंड एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है जो हरियाणा के सोनू वर्मा को जारी किया गया है। यह अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, अमन ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वकालत की थी। हालांकि पत्र और दस्तावेज सभी सोनू वर्मा द्वारा तैयार किए गए थे। इससे अमन को केस में मदद मिली, इसलिए उसने एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया। अद्भुत। अमन और सोनू की क्या उपलब्धि है।